नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, दौलत और खून, पार्ट 7। सूर्य नारायण रोड पर राजा गोपाल के नेतृत्व में पुलिस दल के पहुंचने का इतना ही फायदा हुआ कि पोनप्पा की जान बच गई। उसे फौरन अस्पताल न पहुंचाया गया होता तो वह एक्सेसिव ब्लीडिंग से मर गया होता। नायर का सिर ही फटा था। वह हर प्रकार के खतरे से बाहर था। उसी की जुबानी राजा गोपाल को मालूम हुआ कि पीछे क्या हंगामा मचा था। राजा गोपाल को बहुत अफसोस हुआ। अगर दूसरा टैक्सी ड्राइवर 5 मिनट भी जल्दी उनके पास पहुंच गया होता तो डकैत उसी बंगले से गिरफ्तार हो चुके होते। कॉलेज रोड पर 32 नंबर इमारत के सामने लाकर त्यागराजन ने स्टेशन वैगन रोक दी। चाबियां दो, लक्ष्मी बोली। मैं गैरेज का दरवाजा खोलती हूँ। लक्ष्मी, त्यागराजन अनुनयपूर्ण स्वर से बोला। मेरी बात मानो, इस झमेले में फंसना हमारे लिए ठीक नहीं। हमें फौरन पुलिस को सूचित करना चाहिए। हमें 10,000 रुपये का इनाम मिल जाएगा। ओ शट अप, लक्ष्मी झल्लाकर बोली। कहाँ 10,000 रुपये और कहाँ 70 लाख रुपए। और फिर 10,000 रुपये तो जब मिलेंगे सो मिलेंगे। 70 लाख रुपया तो अभी हमारे अधिकार में है। चाबियां दो। त्यागराजन ने चुपचाप चाबियां निकालकर अपनी पत्नी के हाथ पर रख दी। लक्ष्मी स्टेशन वैगन से बाहर निकली। उसने आगे बढ़कर गैरेज का दरवाजा खोला। त्यागराजन ने स्टेशन वैगन गैरेज में ले जाकर खड़ी की। लक्ष्मी ने गैरेज का दरवाजा बंद किया और भीतर की बत्ती जला दी। त्यागराजन भी इग्निशन बंद करके ड्राइविंग सीट से नीचे उतर आया। लक्ष्मी ने उसकी मास्टर की लगाकर स्टेशन वैगन का पिछला दरवाजा खोला। लक्ष्मी ने फोर्ड का टायर और पिकनिक के सामान की टोकरी नीचे रख दी। फिर दोनों ने मिलकर लकड़ी की पेटी को डिक्की से निकालकर जमीन पर रख दिया। त्यागराजन ने लक्ष्मी से चाबियां ले ली और डिक्की का दरवाजा पूर्वतः बंद कर दिया। लक्ष्मी ने कांपते हाथों से पेटी का ढक्कन खोला। भीतर निगाह पड़ते ही उसके नेत्र फैल गए। उसका मुंह खुल गया। वह सांस लेना भूल गई। उसकी निगाहें नोटों से लबालब भरी पेटी से चिपक कर रह गई थी। त्यागराजन भी हक्का बक्का सा नोटों से भरी पेटी को देख रहा था। कितनी ही देर जड़ से वे दोनों पेटी के सामने खड़े रहे। लक्ष्मी का कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा। उसने पेटी में से नोटों का एक बंडल उठा लिया। उसने बंडल को अपनी छाती से लगा लिया और फिर नेत्र बंद कर लिए। हे भगवान, वह होठों में बुदबुदाई। हे मेरे भगवान, अगर हम पकड़े गए तो सालों जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। त्यागराजन बोला। लक्ष्मी, अब भी मेरी बात मानो। अब मुझे अपनी बातें मनवानी बंद करो, लक्ष्मी कर्कश स्वर में बोली, और अपने होश हवास पर काबू रखो। अभी तुमने बहुत काम करने हैं। काम? कैसे काम? लक्ष्मी ने नोटों का बंडल वापस पेटी में रख दिया। उसने पेटी का ढक्कन बंद कर दिया। तुमने एक ऐसी मूर्खता की है जिसकी वजह से यह सारी दौलत भी हमारे हाथ से निकल सकती है, और यह भी हो सकता है कि हमारी जान पर बनाए। क्या किया है मैंने? तुम अपनी कार पर अपने घर का पता लिखकर लगाए हो। डाकुओं का जो साथी स्टेशन वैगन को वहां लाया था वह आसपास ही कहीं होगा। जब वह वापस लौटेगा और हमारी कार पर तुम्हारी लिखी चिट देखेगा तो क्या वह यहाँ नहीं पहुँच जाएगा? हे भगवान, त्यागराजन घबराकर बोला। अब तो हमें ज़रूर ही पुलिस को सूचित करना चाहिए। फिर लगे बकवास करने। तो फिर क्या करें? तुम अपनी कार के पहिए में पंचर रखवाओ। यह स्टेशन वैगन वापस वहाँ लेकर जाओ जहाँ अपनी कार छोड़ कर आए हो, और अपनी कार वापस लेकर आओ। मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? मुझे डर लगता है। किस बात से डर लगता है तुम्हें? अगर उस आदमी से मेरा सामना हो गया तो वह मुझे जान से मार डालेगा। यह खतरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा। एक बार इतनी दौलत हाथ में आ जाने के बाद अब मैं आसानी से इसे अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगी, चाहे जान चली जाए। चाहे जान चली जाए, लक्ष्मी दृढ़ स्वर में बोली। त्यागराजन को जवाब नहीं सूझा। और मरो मत, तुम मर्द हो, कोई मर्द जैसा काम करके दिखाओ। लेकिन ऑल राइट, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर मरेंगे तो दोनों इकट्ठे मरेंगे। त्यागराजन ने हथियार डाल दिए। उसने टायर को स्टेशन वैगन में रखा और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। वह स्टेशन वैगन को गैरेज से बाहर निकाल ले गया। लक्ष्मी ने गैरेज का द्वार भीतर से बंद कर लिया। जयशंकर के बंगले की बाबत पुलिस ने आस पड़ोस से पूछताछ आरंभ की। मालूम हुआ कि वह बंगला लगभग 1 महीना पहले जयशंकर नाम के एक दक्षिण भारतीय वृद्ध ने किराए पर लिया था। प्रॉपर्टी एजेंट ने जयशंकर का हुलिया यूं बयान किया।
उम्र लगभग 50 साल, छोटा कद, फिर भी काठी तनिक झुकी हुई, शरीर दुबला पतला, सूरत शक्ल और परिधान मामूली। एजेंट ने उसे एक एम्बेसडर गाड़ी चलाते देखा था, लेकिन उसे गाड़ी का नंबर याद नहीं था। बंगले के विभिन्न स्थानों से फिंगरप्रिंट उठाए गए और उन्हें क्लासिफिकेशन के लिए पुलिस लेबोरेटरी में भेज दिया गया। रात के 8 बजे तक पुलिस के सामने जयशंकर की हकीकत खुल गई। जयशंकर की फाइल पुलिस सुपरिटेंडेंट राजा गोपाल के सामने पेश कर दी गई। सुपर साहब को इस नतीजे पर पहुंचते देर नहीं लगी कि अपनी 55 साल जिंदगी में कम से कम आधी दर्जन बार सरकारी मेहमान बन चुका जयशंकर ही वह 5वां आदमी था जो डाके के दौरान स्टेशन वेगन की ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा था और जिसकी किसी ने सूरत नहीं देखी थी। यह बात स्पष्ट थी कि जहां जयशंकर था वहीं लूट का धन था। पुलिस के रिकॉर्ड में जयशंकर की तस्वीर भी थी। अगले दिन वह तस्वीर देश भर के समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गई। उन तमाम बातों से बेखबर जयशंकर गुफा के दहाने पर दिल थामे लेटा हुआ था। उसके देखते देखते 70 लाख रुपए से भरी स्टेशन वेगन उसकी नाक के नीचे से निकल गई थी और वह कुछ भी नहीं कर पाया था। इतना रुपया खर्च करने के बाद, इतनी प्लानिंग करने के बाद, इतनी मुसीबत उठाने के बाद जो दौलत उसके हाथ में आई थी वह पलक झपकते ही उसके अधिकार से निकल गई थी। जयशंकर को लग रहा था कि वह दिल के दौरे से तो नहीं मरा था, लेकिन दौलत हाथ से निकल जाने का गम जरूर उसकी जान ले लेगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे युवक और युवती स्टेशन वेगन क्यों ले गए। वे कौन थे और स्टेशन वेगन कहाँ ले गए थे। बड़ी मेहनत से जयशंकर उठकर बैठ गया। उसने रिवॉल्वर अपने बिस्तर पर डाल दी। उसने कंपोज की 2 और गोलियां जेब से निकालकर मुंह में रखी और उन्हें पानी के बिना ही निकल गया। थोड़ी ही देर बाद उसे कुछ राहत मिलती महसूस हुई। वह फिर उन लोगों के बारे में सोचने लगा जो उसकी स्टेशन वेगन ले गए थे। वे वहां तक पहुंचे कैसे? वे जरूर कार पर आए होंगे। तो फिर उनकी कार कहाँ गई? दीवार का सहारा लेकर वह अपने स्थान से उठा और झाड़ियां हटाकर गुफा से बाहर निकल आया। बाहर अंधेरा हो गया था। टॉर्च के प्रकाश में वह कांपते कदमों से आगे बढ़ा। वह बहुत संभल कर कदम रख रहा था। उसे भय था कि दिल पर जोर पड़ने से उसे दोबारा दिल का दौरा न पड़ जाए। अंत में वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां थोड़ी देर पहले स्टेशन वेगन खड़ी थी। उसने टॉर्च का प्रकाश चारों ओर डाला। थोड़ी दूर उसे एक कार खड़ी दिखाई दी। लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ उस कार के समीप पहुंचा। वह एक बेहद पुरानी फोर्ड थी। फोर्ड के एक विंड स्क्रीन वाइपर में एक कागज अटका हुआ था। जयशंकर ने वाइपर में से वह कागज खींच लिया। कागज पर लिखा था, मेरी कार पंचर हो गई है, मैं आपकी कार ले जा रहा हूँ। मैं 1-1.5 घंटे में वापस लौट आऊँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मेरा पता यह है, एन त्यागराज, 32 कॉलेज रोड, मद्रास। जयशंकर फोर्ड के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो उन लोगों के स्टेशन वेगन ले जाने की यह वजह थी। त्यागराजन की अपनी कार बिगड़ गई थी, इसलिए वह स्टेशन वेगन ले गया था और वह वापस आने वाला था। फिर तो यह भी संभव था कि उन्हें खबर भी न लगे कि डिक्की में लाखों रुपयों से भरी एक पेटी रखी थी और पेटी की जानकारी उन्हें हो भी कैसे सकती थी। उनके पास डिक्की की चाबी नहीं थी। फिर जयशंकर को ख्याल आया कि चाबी तो उस युवक के पास स्टेशन वेगन के इग्निशन की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने स्टेशन वेगन स्टार्ट कर ली थी। फिर तो वह डिक्की भी खोल सकता था, लेकिन शायद उसे डिक्की खोलने की जरूरत न पड़े। कांपते हाथों से जयशंकर ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा और पेन निकाला। उसने कागज पर त्यागराजन का पता नोट करके कागज अपनी जेब में रख लिया। त्यागराजन का लिखा टुकड़ा उसने वापस फोर्ड की वाइपर में लगा दिया। त्यागराजन के स्टेशन वेगन लेकर वापस लौटने का इंतजार करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। एकाएक वह फिर भारी कमजोरी का अनुभव करने लगा। धीरे धीरे कांपते कदम बढ़ाता हुआ वह वापस गुफा की ओर लौट चला। विमल ने एल्फिंस्टन ब्रिज क्रॉस करके स्कूटर को महाबलीपुरम की ओर जाने वाली सड़क पर डाल दिया। अभी वह उस सड़क पर कुछ ही दूर पड़ा था कि उसे अनुभव होने लगा कि आगे कुछ गड़बड़ थी। उसने स्कूटर को एक स्थान पर रोक दिया। विपरीत दिशा से एक साइकिल वाला आ रहा था। उसने साइकिल वाले को हाथ के संकेत से समीप बुलाया। साइकिल वाला झिझकता हुआ समीप आ गया। आगे क्या कोई एक्सीडेंट हो गया है? विमल ने अंग्रेजी में पूछा। नहीं, उत्तर मिला। तो फिर आज इस सड़क पर भीड़ भाड़ कैसी है?
आगे पुलिस ने सड़क ब्लॉक की हुई है। पुलिस शहर से बाहर जाने वाली सारी गाड़ियां चेक कर रही है। क्यों? विमल वजह जानता था, लेकिन फिर भी उसके मुंह से निकल गया। पुलिस उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने स्टेडियम में डाका डाला था। ओह, विमल बोला, अभी कोई पकड़ा नहीं गया? मुझे नहीं मालूम। थैंक यू। साइकिल वाला आगे बढ़ गया। विमल चिंतित हो उठा। अगर महाबलीपुरम जाने वाली सड़क पर पुलिस तैनात थी तो हाईवेज पर तो और भी कड़ा पहरा होगा। स्कूटर पर आगे बढ़ने में बहुत रिस्क था। हालांकि पुलिस केवल कारों की तलाशी ले रही थी, लेकिन चेक पोस्ट पर वह पहचाना जा सकता था। उसने स्कूटर घुमाया और वापस लौट पड़ा। उसका दिमाग तेजी से महाबलीपुरम के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोई तरकीब सोच रहा था। चर्च रोड, पीवी केबल स्ट्रीट और ट्रिपल केन हाई रोड से होता हुआ वह शांति सिनेमा के सामने पहुंच गया। वहां कोई तमिल की फिल्म चल रही थी जिसका वह ठीक से नाम भी नहीं पढ़ पाया। उसने स्कूटर को पार्क किया, टिकट खरीदी और सिनेमा हॉल में घुस गया। फिल्म शुरू हो चुकी थी। विमल ऊँघता सा सिनेमा हॉल में बैठा रहा। फिल्म खत्म होने पर जब वह बाहर निकला तब अंधेरा हो चुका था। उसने अपना स्कूटर संभाला और मूर मार्केट पहुंच गया। वहां से उसने एक माउथ ऑर्गन खरीदा और एक वैसी टोपी खरीदी जैसी ज्वेल थीफ में देवानंद पहनता था। माउथ ऑर्गन उसने जेब में रखा। टोपी उसने सिर पर इस प्रकार जमाई कि वह उसके चश्मे तक झुकाई और फिर मूर मार्केट में ही स्थित एक रेस्टोरेंट में घुस गया। वहां उसने पेट भरकर साउथ इंडियन खाना खाया। बाहर आकर उसने फिर स्कूटर संभाला और मेरीना बीच की ओर उड़ चला। प्रेसिडेंसी कॉलेज की इमारत के समीप उसने स्कूटर खड़ा किया और बीच पर पहुंच गया। बीच पर सैलानियों की काफी भीड़ थी। एक स्थान पर जाकर वह रेत में औंधे मुंह लेट गया। कब नींद आ गई उसे खबर नहीं लगी। जब उसकी नींद खुली तो सवेरा हो चुका था। नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर उसने अपनी टोपी अपने सिर पर जमाई और वहां से चल दिया। एक गंदे से रेस्टोरेंट में उसने कॉफी पी। प्रेसिडेंसी कॉलेज के सामने से उसने स्कूटर उठाया और 35 माउंट रोड पर स्थित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट ऑफिस के सामने पहुंच गया। वह पहले ही पता कर चुका था कि वहां से महाबलीपुरम के लिए टूरिस्ट बस जाती थी। विमल ने स्कूटर पार्क किया, चश्मा उतारकर जेब में रखा और टोपी को अपनी आंखों पर और अधिक झुकाकर बुकिंग पर पहुंचा। वहां से उसने महाबलीपुरम जाने वाली साधारण टूरिस्ट बस की एक टिकट खरीदी और बस में घुस गया। उसने बस के बीच की एक सीट चुन ली। माउथ ऑर्गन उसने जानबूझकर अपनी कमीज की ऊपरी जेब में रख लिया था। उसके बगल में एक विद्यार्थी दिखाई देने वाला युवक बैठा था। बजाना आता है? विद्यार्थी उसकी जेब में रखे माउथ ऑर्गन की ओर संकेत करता हुआ अंग्रेजी में बोला। विमल ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। अगर ऐतराज न हो तो बजाकर सुनाओ, रास्ता मजे से कट जाएगा। ओके, विमल बोला। उसने माउथ ऑर्गन निकालकर होठों से लगाया और उसे बजाना आरंभ कर दिया। माउथ ऑर्गन बजाने में वह दक्ष था। शीघ्र ही सारी बस का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। बस में आधे से अधिक विद्यार्थी थे। शीघ्र ही वे सब माउथ ऑर्गन की धुन की ताल में चुटकियां बजाने लगे और अपने पैरों से बस का लकड़ी का फर्श ठकठकाने लगे। बस चल पड़ी। विमल बड़ी लगन से माउथ ऑर्गन बजाता रहा। बस महाबलीपुरम जाने वाली सड़क के उस स्थान पर पहुंच गई जहां पुलिस ने चेक पोस्ट बनाई हुई थी। इतनी सुबह उस सड़क पर अधिक ट्रैफिक नहीं था। एक पुलिसमैन के संकेत पर बस रुक गई। बस में एक सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिसमैन घुस आए। उनकी निगाहें बस की सवारियों पर फिरने लगी। विमल अभी भी माउथ ऑर्गन बजा रहा था और विद्यार्थी खुशी से झूमते हुए अभी भी चुटकियां बजा रहे थे। विमल के माथे पर टोपी झुकी हुई थी, चश्मा उसकी जेब में था और उसका 3/4 चेहरा माउथ ऑर्गन बजाते हुए हाथों से ढका हुआ था। उस स्थिति में और उल्लास के उस वातावरण में उसको पहचाना जाना संभव नहीं था। पुलिस वालों ने एक सरसरी दृष्टि सबके चेहरों पर डाली और फिर बस से उतर गए। बस को आगे बढ़ने का संकेत मिल गया। बस आगे बढ़ी। माउथ ऑर्गन बजाते बजाते विमल का मुंह दुखने लगा था, लेकिन उसने माउथ ऑर्गन बजाना बंद नहीं किया था। अपनी आंखों की कोरों से उसने देख लिया था कि केवल नगर से बाहर जाने वाली गाड़ियां ही चेक की जा रही थी, भीतर आने वाली नहीं। चेक पोस्ट से काफी दूर निकल आने के बाद विमल ने माउथ ऑर्गन बजाना बंद कर दिया। तत्काल उस पर प्रशंसापूर्ण शब्दों की बौछार होने लगी। विमल ने माउथ ऑर्गन जेब में रख लिया। उसने मुस्कुराकर प्रशंसा करने वालों का अभिवादन किया। कुछ लोगों ने उसे दोबारा माउथ ऑर्गन बजाने का आग्रह किया,
लेकिन विमल ने महाबलीपुरम पहुंचकर उनका मनोरंजन करने का वादा करके बात समाप्त कर दी। थोड़ी देर बाद सब लोग आपस में बातें करने में मग्न हो गए। विमल खिड़की से बाहर झांकने लगा। उसकी निगाह सड़क के किनारे पर लगे हर मील के पत्थर पर पड़ रही थी। एक मील का पत्थर उसकी निगाह के आगे से गुजरा, जिस पर लिखा था महाबलीपुरम 16 मील। विमल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। वह ड्राइवर के समीप पहुंचा और प्रतीक्षा करने लगा। जो ही उसे समीप आता अगला मील का पत्थर दिखाई दिया। वह ड्राइवर से बोला, मुझे यहाँ उतार दो प्लीज। ड्राइवर ने विचित्र नेत्रों से विमल की ओर देखा, लेकिन उसने बस रोकने से इनकार नहीं किया। थैंक यू, विमल बोला और बस से नीचे उतर आया। कुछ विद्यार्थियों ने उसे पीछे से आवाज लगाई, लेकिन विमल ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। बस आगे बढ़ गई। विमल ने माउथ ऑर्गन जेब में रख लिया और चश्मा निकालकर अपनी आंखों पर लगा लिया। चश्मे के बिना वह बहुत परेशानी अनुभव कर रहा था। वह सड़क से नीचे उतर आया और कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ा। महाबलीपुरम जाने वाली सड़क पर पुलिस चेक पोस्ट पर त्यागराजन को स्टेशन वैगन रोकनी पड़ी। त्यागराजन भयभीत सा स्टेशन वैगन की ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा। लक्ष्मी ने उसकी बदरंग सूरत देखी तो गुर्राकर बोली, जरा होश में आओ, तुम्हारी तो सूरत ही तुम्हारी नीयत की चुगली कर रही है। त्यागराजन ने बेचैनी से पहलू बदला। संयोगवश जो पुलिस वैन स्टेशन वैगन को चेक करने आया वह त्यागराजन का परिचित था। त्यागराजन उसे देखकर मुस्कुराया। पुलिसमैन ने त्यागराजन का अभिवादन किया और फिर बोला, इस वक्त इधर कहाँ चले साहब? दिन में पिकनिक के लिए महाबलीपुरम गया था। त्यागराजन अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाता हुआ बोला, वहाँ थर्मस रह गई है, वही लेने जा रहा हूँ। अब तो शायद ही मिले वह। देखते हैं, जितने की थर्मस होगी उतने का तो 75 मील के राउंड में आप पेट्रोल फूंक देंगे। यार, वह थर्मस बहुत कीमती है। आपकी फोर्ड कहाँ गई? खराब हो गई। यह गाड़ी किसी कस्टमर की है। पुलिसमैन ने स्टेशन वैगन के भीतर झांका, फिर उसका नंबर चेक किया और फिर त्यागराजन को आगे बढ़ने का संकेत कर दिया। त्यागराजन ने छुटकारे की सांस ली और स्टेशन वैगन आगे बढ़ा दी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, लक्ष्मी तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली। तुम तो खामखा ही मरे जा रहे थे। त्यागराजन ने उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता रहा। जगह याद है या भूल गई? कुछ देर बाद लक्ष्मी ने पूछा। याद है, कान मत खाओ, त्यागराजन झल्लाकर बोला। 17वें मील के पत्थर के पास से उसने स्टेशन वैगन सड़क से नीचे उतार दी और उसे बाईं ओर कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। शीघ्र ही वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसकी फोर्ड खड़ी थी। फोर्ड की विंड स्क्रीन वाइपर में उसका लिखा पर्चा अभी भी फंसा हुआ था। उसने स्टेशन वैगन को फोर्ड समीप ले जाकर रोका और उसमें से बाहर निकल आया। सबसे पहले उसने अपना पर्चा वाइपर में से निकालकर जेब के हवाले किया और फिर वह टायर बदलने में जुट गया। अपनी गुफा में पड़े जयशंकर ने कार की आवाज़ सुन ली थी। वह लड़खड़ाता हुआ गुफा से बाहर निकल आया। वह झाड़ियों के पीछे छुपकर त्यागराजन को टायर बदलते देखने लगा। स्टेशन वैगन वापस लौटाई देखकर उसकी जान में जान आ गई थी। न जाने क्यों वे लोग जयशंकर को बहुत शरीफ लग रहे थे और उसका मन कह रहा था कि उन्होंने डिक्की को नहीं खोला होगा। टायर बदल चुकने के बाद त्यागराजन ने लक्ष्मी को कार में बैठने का संकेत दिया। बदला हुआ टायर उसने डिक्की में रखा और कार की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। अगले ही क्षण कार कच्ची सड़क पर हिचकोले खाती आगे बढ़ गई। धीरे धीरे चलता हुआ जयशंकर स्टेशन वैगन के समीप पहुंचा। कांपते हाथों से उसने डिक्की का ताला खोला और उसका दरवाजा ऊपर उठाया। फिर जैसे उसे सांप सूंघ गया। डिक्की खाली थी। क्रोध और बेबसी से उसका चेहरा विकृत हो उठा। उसके मुंह से एक गंदी गाली निकली और उसने जोर से खाली डिक्की में थूक दिया। त्यागराजन निर्विघ्न वापस अपने निवास स्थान पर पहुंच गया। उसने अपनी फोर्ड गैरेज में खड़ी कर दी और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। नोटों से भरी पेटी वहीं पड़ी थी जहां वे उसे छोड़कर गए थे। लक्ष्मी, त्यागराजन दयनीय स्वर में बोला, मैं फिर कहता हूँ, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। हे भगवान, लक्ष्मी क्रोधित स्वर में बोली, अब यह एक ही राग अलापना बंद करोगे या नहीं? लक्ष्मी, इतना रुपया हम नहीं रख सकते, हम इसे खर्च नहीं कर सकते। हम लोगों को क्या बताएंगे कि हमारे पास रुपया कहाँ से आया? हम यह शहर छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे? हर जगह तो पुलिस का पहरा लगा हुआ है। मैं यह शहर अभी छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ।
पुलिस का पहरा हमेशा ही नहीं लगा रहेगा। कभी न कभी तो पुलिस हताश होकर इस मामले से अपना हाथ खींचेगी ही। उसके बाद हम यहाँ से निकल चलेंगे। पुलिस की चेकिंग तो महीनों चल सकती है। ठीक है, हम महीनों सब्र से बैठे रहेंगे। और तब तक हम इस रुपए को कहाँ रखेंगे? लक्ष्मी कुछ क्षण सोचती रही और फिर निर्णयात्मक स्वर में बोली, इस पेटी को हम पिछले कंपाउंड में गाड़ देंगे और फिर इसे तभी निकालेंगे जब डकैती का मामला ठंडा पड़ जाएगा। त्यागराजन मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से चिंता के भाव नहीं गए। देखो, लक्ष्मी उसे समझाती हुई बोली, किसी को मालूम नहीं है कि बैंक का लुटा हुआ रुपया हमारे अधिकार में है और ना ही किसी को मालूम होने की संभावना है। तुम मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दो जिससे पुलिस को दौलत हमारे पास होने की भनक भी पड़ सकती है। फिर मैं यह बात मान लूंगी कि हमें इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। त्यागराजन को उत्तर नहीं सूझा। उस रात उन्होंने नोटों से भरी पेटी को चुपचाप अपने घर के पिछले कंपाउंड में गाड़ दिया। अगली सुबह तक जयशंकर की तबीयत सुधर गई। दिल के दौरे से उत्पन्न खतरा टल गया था और वह स्वयं को पूर्वतः स्वस्थ अनुभव करने लगा था। कल रात तक उसे लग रहा था कि उसका दम निकलने में थोड़ा ही समय बाकी था, लेकिन आज वह ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे दिल का दौरा उसे कभी पड़ा ही नहीं था। नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर उसने स्टोव जलाया और अपने लिए कॉफी और अंडों का ब्रेकफास्ट तैयार किया। उसके बाद उसने अपनी जेब का सारा सामान निकालकर बिस्तर पर डाल दिया। फिर उसने अपना सूटकेस खोला। जयशंकर एक पेशेवर और तजुर्बेकार अपराधी था और वह आदतन अपने आप को किसी भी प्रकार की स्थिति के लिए हमेशा तैयार रखता था। उस सूटकेस में एक पादरी का पहनावा, लंबी दाढ़ी और सफ़ेद बालों का विग था। आधे घंटे के बाद गुफा में एक बहुत ही धर्मपरायण पादरी खड़ा था। जयशंकर ने शीशे में अपनी छाती पर फैली लंबी दाढ़ी और सिर पर पहने तसले जैसे टोप का निरीक्षण किया। उसने एक लंबी चैन के सहारे अपने गले में लटके क्रॉस को छुआ और फिर संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाने लगा। उसे विश्वास था कि उसे उस सूरत में कोई नहीं पहचान सकता था। अंत में उसने अपने मेकअप पर फिनिशिंग टच के तौर पर अपनी नाक पर तार के फ्रेम का गोल शीशों वाला चश्मा लगाया और फिर बिस्तर पर पड़ा अपना सामान अपनी जेबों में भरना आरंभ कर दिया। जिस कागज पर उसने त्यागराजन का पता लिखा था, उस पर आखिरी बार दृष्टि डालकर उसने कागज हवा में उड़ा दिया। वह पता उसके दिमाग पर लिख गया था। यह 70 लाख रुपए का पता था। वह पता उसे हरगिज नहीं भूल सकता था। सूटकेस में उसने अपने ज़रूरी कपड़े और तमाम ज़रूरत की चीज़ें भरी और फिर गुफा से बाहर निकल आया। वह सीधा वहां पहुंचा जहां झाड़ियों के झुंड में सूखी डालियों और पत्तियों के सायाबान के नीचे एम्बेसडर कार खड़ी थी। उसने सूटकेस को कार में रखा और फिर उसके स्टीयरिंग के पीछे जा बैठा। बड़े इत्मीनान से उसने कार स्टार्ट की और उसे बैक गियर में डालकर सायाबान से निकाल लिया। वह कार को कच्ची सड़क पर ले आया और फिर मेन रोड की दिशा में आगे बढ़ा। मेन रोड पर आकर वह सावधानी से कार चलाता हुआ मद्रास की ओर बढ़ा। नगर के समीप पहुंचकर उसने देखा कि एक स्थान पर पुलिस ने चेक पोस्ट बनाई हुई थी और वहां नगर से बाहर जाने वाली हर कार को चेक किया जा रहा था। तनिक भी भयभीत हुए बिना वह कार चलाता रहा। वह निर्विघ्न चेक पोस्ट से आगे निकल गया। उसे किसी ने नहीं रोका। कॉलेज रोड पर उसने कार को सड़क के किनारे पार्क कर दिया। उसने कार से अपना सूटकेस निकाला, कार को लॉक किया और फिर सूटकेस हाथ में लटकाए छोटे छोटे कदम रखता हुआ 32 नंबर इमारत की ओर बढ़ा। 32 नंबर इमारत के सामने पहुंचकर उसने द्वार पर लगी कॉल बेल बजाई। द्वार खुला। द्वार पर जयशंकर को वही युवती दिखाई दी जो पिछली रात अपने युवा साथी के साथ उसकी स्टेशन वेगन ले गई थी। अपने सामने एक पादरी को खड़ा देखकर लक्ष्मी के चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। फरमाइए, वह बोली। मिसेस त्यागराजन? जयशंकर ने प्रश्न किया। जी हाँ, मेरा नाम जयशंकर है। मैं उस रुपए के बारे में यहाँ आया हूँ जो सॉरी, हम चर्च को चंदा नहीं देते। और लक्ष्मी ने द्वार बंद करने का उपक्रम किया, लेकिन जयशंकर पहले ही अपना पांव बंद होते हुए द्वार के रास्ते में फंसा चुका था। आपने मेरी बात नहीं सुनी मैडम। मैं चंदा मांगने नहीं आया हूँ। मैं उस रात 70 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ जो आपने और आपके पति ने मेरी स्टेशन वेगन से चुराए हैं। लक्ष्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हक्की बक्की सी अपने सामने खड़े दुबले पतले पादरी को देखने लगी।
कितनी देर उसके मुंह से बोल नहीं फूटा। लगता है मैंने आपको डरा दिया है। मैं शर्मिंदा हूँ, जयशंकर पूर्वता मीठे स्वर में बोला। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? खबरदार, एकाएक लक्ष्मी चिल्लाई। फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। बहुत गलत हरकत करेंगी आप। आपको तो पुलिस के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आप सोचिए, अगर पुलिस यहाँ आ गई तो क्या मैं उन्हें यह पता नहीं दूंगा कि आप अपने घर में स्टेडियम का लूटा हुआ माल छुपाए हुए हैं? क्या चाहते हो? लक्ष्मी कठिन स्वर में बोली। सबसे पहले तो मैं भीतर आना चाहता हूँ, जयशंकर बोला। लक्ष्मी दरवाजे से एक और हट गई। जयशंकर भीतर प्रविष्ट हुआ। वह ड्राइंग रूम में एक कुर्सी पर बैठ गया और बोला, दरवाजा बंद कर दीजिए। लक्ष्मी ने द्वार बंद कर दिया और उसके सामने आ खड़ी हुई। तशरीफ रखिए, वह बोला। तुम जयशंकर हो? लक्ष्मी बैठने का उपक्रम किए बिना बोली। करेक्ट। ये दाढ़ी मूछ नकली है, आपने कैसे जाना? आज के अखबार में तुम्हारी तस्वीर छपी है। अच्छा, जयशंकर उखड़े स्वर में बोला। मैंने अखबार नहीं देखा। लक्ष्मी ने उस रोज का दीना थानती उसके सामने कर दिया। जयशंकर ने देखा, अखबार के मुख पृष्ठ पर ही उसकी तस्वीर छपी हुई थी। तस्वीर देखकर जो पहला ख्याल जयशंकर के दिमाग में आया वह यह था कि उसने पादरी के भेष में नगर में प्रविष्ट होकर भारी समझदारी का परिचय दिया था। यह उसके लिए हैरानी का विषय था कि पुलिस इतनी जल्दी उसके बारे में जान गई थी। क्या चाहते हो? लक्ष्मी ने फिर पूछा। जयशंकर ने अखबार रख दिया और बोला, कहने की जरूरत नहीं कि मैं वह रुपया वापस चाहता हूँ और इसलिए यहाँ आया हूँ, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सहयोग दें तो मैं वह दौलत आप लोगों के साथ बांटने को तैयार हूँ। हमारे पास रुपया नहीं है। फिर बहकने लगी आप। रुपया आपके पास है। मेरे सामने झूठ बोलना बेकार है। मैंने आपको और आपके पति को स्टेशन वेगन ले जाते देखा था। रुपया स्टेशन वेगन की डिक्की में था। जब आप लोग स्टेशन वेगन वापस छोड़कर गए थे तो रुपया उस पर नहीं था। जाहिर है कि स्टेशन वेगन की डिक्की में से नोटों से भरी पेटी आप लोगों ने निकाली है। वह पेटी कहाँ रखी है आप लोगों ने? मुझे नहीं मालूम। तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी पेटी के बारे में नहीं जानती, लक्ष्मी उखड़े स्वर में बोली। तुम ऐसे नहीं मानोगी, एकाएक जयशंकर सांप की तरह फुफकारता हुआ बोला। मैं चाहता था कि नमी से काम बन जाए, लेकिन तुम तो डंडे की यार हो। जयशंकर के भावों में ऐसा तीव्र परिवर्तन हुआ था कि लक्ष्मी बेहद डर गई थी। उसके देखते देखते जयशंकर ने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाल ली और उसे लक्ष्मी के सामने करता हुआ बोला, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। यह रिवॉल्वर देख रही हो? लक्ष्मी के मुंह से बोल नहीं फूटा। इस रिवॉल्वर की नाल से गोली नहीं, तेजाब निकलता है, जयशंकर बोला। अगर यह जरा सा भी तुम्हारे चेहरे पर पड़ गया तो यह तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे से खाल को यूं छील देगा जैसे तुम संतरा छिलती हो। देखो। और उसने रिवॉल्वर का रुख लक्ष्मी के पांव की ओर करके थोड़ी देर के लिए ट्रिगर दबा दिया। लक्ष्मी के पांव से केवल 6 इंच दूर सफेद धुआं सा उठा और जब धुआं छटा तो उसे कालीन में एक छेद दिखाई देने लगा। जहां तेजाब पड़ा था वहां से कालीन गायब हो गया था। लक्ष्मी डर कर पीछे हट गई। उसका चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया। वह यूं आंखें फैलाकर जयशंकर की ओर देखने लगी जैसे वह कोई दूसरी दुनिया का आदमी हो। पेटी कहाँ है? जयशंकर क्रूर स्वर में बोला। वह लक्ष्मी हकलाती हुई बोली, वह हमने पिछले कंपाउंड में जमीन में गाड़ दी है। पिछला कंपाउंड कच्चा है? हाँ, उसमें सब्जी की क्यारियां हैं। शाबाश, बहुत समझदारी का काम किया तुम लोगों ने। जब तक पुलिस की सरगर्मी खत्म नहीं हो जाती पेटी वहां सुरक्षित रहेगी। आप लक्ष्मी अब सम्मान से बोल रही थी। आप वह दौलत हम लोगों के साथ बांटने की बात कर रहे थे? हाँ, जयशंकर प्रशंसात्मक स्वर में बोला। अब की ना समझदारी की बात। जैसा कि अखबार में छपी मेरी तस्वीर से जाहिर है, पुलिस बुरी तरह से मेरी तलाश में है। अगर तुम लोग मुझे आने वाले कुछ समय के लिए यहाँ छुपा कर रख लो तो मैं पेटी में मौजूद 70 लाख रुपयों में से आधे तुम लोगों को दे दूंगा। 70 लाख? मैंने गिने नहीं हैं, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी हैं उनमें से आधे मैं तुम लोगों को दे दूंगा। लेकिन आपका यहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम और तुम्हारा पति इस इमारत में अकेले रहते हो। यह अच्छा खासा बड़ा मकान है। मैं यहाँ आराम से छुपा रह सकता हूँ
और जब तक पुलिस की सरगर्मी खत्म नहीं हो जाएगी मैं यहाँ से बाहर कदम भी नहीं रखूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और तुम्हारे पति की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनूंगा।